जी बेटा, तो ये चॉइसेस ऑफ वायर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको मैं अभी डिफाइन कर चुका हूँ कि ये हमारे पास यहाँ पर एक दफा फिर इसको देख लेते हैं, बीच में गैप आ गया तो इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास बेटा ये एक कार इग्निशन स्विच है। कार इग्निशन को हम ऑन करते हैं तो जो यहाँ पर ये जो कोर है ये करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से मैग्नेटाइज हो जाती है। और ये क्या करती है, ये इस जो पिवेटेड स्प्रिंगिंग सॉफ्ट आयरन है इसको अट्रैक्ट करती है। जब ये इसको अट्रैक्ट करती है तो ये जो कॉन्टेक्ट्स हैं ये इसको पुश करेगा। ये दोनों कॉन्टेक्ट आपस में मिल जाएंगे। जैसे ही कॉन्टेक्ट मिलेंगे तो आपके पास जो सर्किट में करंट है ये करंट स्टार्टर मोटर का ऑन हो जाएगा। अब बेटा ये इसने चॉइसेस ऑफ वायर के लिए क्वेश्चन किया है। The ignition switch is in a circuit with long, thin wires. The starter motor is in a circuit with short, thick wires. So, which, what is the explanation for choice of the wires? Wires की choice short और thick या long and thin क्यों रखी है हमने, ये हम यहाँ पे justify करना चाह रहे हैं। तो बेटा किसी भी सर्किट में पावर डिसिपेशन I स्क्वायर R है और आर आपके पास है रो एल अपॉन ए। अब जितनी थिक वायर होगी, एरिया जितना ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगी, और लेंथ जितनी शॉर्ट होगी, रेजिस्टेंस कम होगी। जितनी रेजिस्टेंस कम होगी उतना ही पावर का लॉस वहां पे ज्यादा होगा, उतना सेफ होगा विद इन द केबल। जो पावर डिसिपेशन हो रही है वो डिसिपेशन कम होगी। ये हम यहाँ पर लॉजिक समझ में आ रहा है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर सर्किट में मैं इसको जरा सा किसी और कलर से हाईलाइट करता हूँ। तो ये 1 एम्पियर का करंट है और ये आपके पास 100 एम्पियर का करंट है। अब मेरे ख्याल से ये चॉइस जो जो वायर्स की है ये बहुत वाइजली है, क्योंकि अगर थिक और शॉर्ट वायर्स होगी, क्योंकि 100 एम्पियर का बहुत बड़ा करंट है। जब इतना लार्ज करंट फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस लो होगी, तो उसकी वजह से पावर डिसिपेशन आपके पास कम होगी, पावर का लॉस कम होगा। ठीक है, यानी हीटिंग ऑफ द केबल जो है वो कम होगी। तो ईच सर्किट नीड्स टू कंटेन द सेम टोटल मास ऑफ वायर। The thicker wires heat up more quickly when the relay is switched on. Thicker wires का resistance तो कम होगा। Thin wires have lower resistance, तो thin wires have lower resistance। Thin wires का तो resistance ज्यादा होगा। Thin wires का मतलब आपके पास एरिया कम, जब एरिया कम होगा तो resistance ज्यादा होगा। ये बात भी गलत है। The ignition switch circuit carries a smaller current than the starter motor circuit। तो बेटा इग्निशन का करंट 1 एम्पियर है और स्टार्टर का करंट 100 एम्पियर है, तो ये बात यहाँ पे करेक्ट है। सो द आंसर इज ऑप्शन डी। यहाँ पर ऑप्शन डी जो है दैट इज द आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो ईच सर्किट कंटेन्स द सेम टोटल मास ऑफ वायर, ये तो खैर इलॉजिकल सी बात है। थिकर वायर्स हीट अप मोर क्विकली, आपको पता है जितनी वायर थिक होगी उसकी रेजिस्टेंस कम होगी तो हीटिंग लॉस कम होगा। थिन वायर्स का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ये कह रहे हैं कि इसका लोअर रेजिस्टेंस है, तो ये बात भी गलत है। तो इन गिवन ऑप्शंस में डी इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, द डायग्राम शोज अ सिंपल सर्किट। ये एक सिंपल सर्किट को शो कर रही है डायग्राम। तो इसमें हमारे पास ये एक लैंप कनेक्टेड है दो, और ये एक वेरिएबल रेजिस्टर है, ये एक मोटर कनेक्टेड है। ठीक है, तो आपको पता है ये सब के सब सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो सीरीज में अगर कनेक्टेड हैं तो अब देखते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ वेरिएबल रेजिस्टर इज इंक्रीज्ड। तो रेजिस्टेंस आपके पास जब इंक्रीज होगी तो क्या होगा, ऑप्शंस पढ़ते हैं। द लैंप्स आर डिमर एंड द मोटर रोटेट्स मोर क्विकली। अच्छा, अब इसको देखें, ये बात तो आप समझें कि आपको पता है ना कि I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। मैंने हमेशा कहा है जो बैटरी का करंट होता है वो टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जब वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को हम बढ़ा रहे हैं, जब इसकी रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ये रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट क्या हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा। जब करंट कम होगा तो जो पावर यहाँ पे सप्लाई हो रही है वो पावर क्या हो जाएगी बेटा,
ये लैंप को पावर जो सप्लाई हो रही है, पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, P = VI। तो आपके पास पावर कम होगी यानी करंट कम होगा तो पावर कम हो जाएगी, तो इसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, इसकी ब्राइटनेस भी कम होगी। साथ में बेटा मोटर को जब कम करंट क्या मिलेगा, कम मिलेगा। जब करंट कम मिलेगा तो मोटर ने स्लो डाउन होना है, मोटर क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक है, ये जो लैंप है ये डिमर हो जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि मोटर रोटेट्स क्विकली, तो ये ऑप्शन गलत हो गई। द लैंप्स आर डिमर एंड द मोटर रोटेट्स स्लोली, ये आंसर इसका सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। तो ये हमें पता लग गया, जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा सर्किट का करंट कम होगा, करंट कम होने से जो पावर सप्लाई होगी इन इक्विपमेंट्स को वो कम हो जाएगी। अब बल्ब को पावर सप्लाई कम होगी तो जो लाइट ये देगा वो लाइट कम हो जाएगी। मोटर को जब पावर सप्लाई कम होगी तो वो जो रोटेशन है उसकी वो भी कम हो जाएगी, यानी वो स्लोअर मूव करेगी। तो मेरे ख्याल है बाकी ऑप्शंस को नहीं पढ़ते यहाँ पे। नेक्स्ट वन, द डायग्राम shows a simple electrical circuit. Which statement cannot be correct? Which statement cannot be correct? The current I is 2 ampere. ठीक है, सर्किट में हो सकता है 2 ampere करंट। The EMF E is 12 joules. तो ये बात गलत है। EMF का जो यूनिट है वो होता है वोल्ट, तो ये होना चाहिए था 12 वोल्ट, या अगर जूल्स में भी लिख रहे हैं तो 12 जूल्स पर 1 कूलम, तो जूल्स पर कूलम बनता, तो ये सिंपल जूल्स है। विच स्टेटमेंट कैन नॉट बी करेक्ट? ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये बात सही है, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। द पीडी अक्रॉस द रेजिस्टर, दिस कुड बी 10 वोल्ट, डिपेंड करता है ईएमएफ कितना लगाया था, रेजिस्टेंस इज 5 ओम, ये बात भी ठीक है। इसका आंसर आ गया बी ऑप्शन। देन द नेक्स्ट वन, the cable to an electric cooker contains a live wire and a neutral wire and an earth wire. When the cooker is working correctly, in which wires are the current equal? अच्छा, ये हमेशा मैंने प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी में बार बार ये बात रिपीट की थी, बार बार कहा था आपको कि जो करंट होता है इन लाइव वायर दैट इज ऑलवेज इक्वल टू करंट इन न्यूट्रल वायर। मैं अक्सर आपको कहता था बेटा अगर ये करंट इक्वल नहीं है तो इसका मतलब देयर इज लीकेज ऑफ करंट, देयर इज सर्टेन फॉल्ट, कुछ फॉल्ट आ गया, सर्किट को चेक करना पड़ेगा। तो याद रखें लाइव और न्यूट्रल वायर का करंट हमेशा करेक्ट हो इक्वल होगा। The live, the neutral and the earth, which when the cooker is working correctly, in which wires the currents are equal? तो लाइव और न्यूट्रल वायर के करंट इक्वल होने चाहिए, इन तीनों में इक्वल नहीं होंगे, ये गलत है। लाइव एंड अर्थ वायर ये गलत है, न्यूट्रल एंड अर्थ वायर ये गलत है, द न्यूट्रल एंड लाइव वायर, डी इज द करेक्ट आंसर। Now question 36. The manufacturer of an electric heater states that only one heater must be connected to mains wiring through any fuse. The current in the circuit with only one heater is 9 ampere and the fuse rating is 10 ampere. Fuse rating 10 ampere or current 9 ampere. Despite the warning, a second identical heater is added as shown. When the switch is closed, fuse blows. लाजिम बात है बेटा, ये दोनों रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इनकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, वो रेजिस्टेंस इनकी कम हो जाएगी, टेक्निकली ये रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी। अगर इसकी रेजिस्टेंस आर है, इसकी आर है, तो इन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, R/2 हाफ हो जाएगी। जब ये रेजिस्टेंस हाफ होगी, आपको पता ना करंट इज इनवर्स प्रोपोर्शनल विद रेजिस्टेंस, जब रेजिस्टेंस हाफ होगी, ठीक है, 1/2 हुई, तो करंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर 9 एम्पियर का करंट अगर एक हीटर ले रहा है तो दोनों हीटर मिलकर 18 एम्पियर का करंट लेंगे। तो यहाँ पर फ्यूज कितना लगा हुआ है, 10 एम्पियर का, तो ये 10 एम्पियर का फ्यूज तो ब्लो कर जाएगा। तो यहाँ पर कितने एम्पियर का फ्यूज होना चाहिए, 18 एम्पियर से ज्यादा का फ्यूज हो अगर ये दोनों हीटर काम कर रहे हैं। तो द फ्यूज इज रिप्लेस्ड विद 20 एम्पियर फ्यूज। यस, ये अब इन्होंने सही कहा है, अब इसकी जगह पे 20 एम्पियर का फ्यूज लग गया। What happens when the switch is closed? अब स्विच क्लोज करेंगे तो क्या होगा, each heater only receives half the correct current, ऐसा हरगिज नहीं है। पैरेलल में है तो इनका जो वोल्टेज होगा दोनों का सेम होगा।
अगर फर्ज करते हैं 240 वोल्ट यहाँ है मेन सप्लाई का, तो 240 वोल्ट यहाँ भी होगा, 240 वोल्ट यहाँ होगा। ठीक है, दोनों की रेजिस्टेंस आइडेंटिकल है तो दोनों का करंट सेम होगा, 9 एम्पियर यहाँ होगा और 9 एम्पियर यहाँ होगा, दोनों में हाफ नहीं इक्वल 9 एम्पियर करंट होगा। तो ये बात गलत हो गई। ईच हीटर रिसीव्स ट्वाइस द करेक्ट करंट, नहीं, ईच हीटर नहीं, बोथ हीटर्स विल रिसीव सम ऑफ करंट ट्वाइस बन रहा है, 9 प्लस 9 18 बन रहा है, ये बात गलत है। द सर्किट वायरिंग कनेक्टिंग द हीटर्स टू मेन में ओवरहीट, ये इसको सोचते हैं। द फ्यूज मेल्ट्स व्हेन द हीटर आर स्विच्ड ऑन, ऐसा हरगिज नहीं है। इसका जो करंट फ्लो कर रहा है अब सर्किट में 18 है, फ्यूज कितने का लगा दिया आपने, फ्यूज 20 एम्पेयर का लगा दिया है, तो ये मेल्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब सी ऑप्शन जो है वो आपके पास यहाँ पर बेस्ट आंसर है इस गिवन ऑप्शंस में, कि जो सर्किट की वायरिंग है वो ओवरहीट हो सकती है क्योंकि 20 एम्पेयर का एक लार्ज करंट फ्लो कर रहा है। तो इन सारी ऑप्शंस में जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो सी आंसर है। नेक्स्ट वन, ये सीआरओ का क्वेश्चन है। तो सीआरओ बेस्ड इस क्वेश्चन के अंदर हमें पता है कि सीआरओ का जो एक्स एक्सिस है इसको हम कहते थे कि ये टाइम एक्सिस है और वाई एक्सिस जो है वो वोल्टेज एक्सिस है। ठीक है, तो ये एक वेव फॉर्म उसने शो किया हमें, हम जरा इस वेव फॉर्म को जरा देख लेते हैं। ये अगर हम इसका, ये हो गया 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो एक वेव 4 ब्लॉक्स में आ रही है। ठीक है, और इसका एम्पलीट्यूड अगर मैं काउंट करूं तो ये 0, 1 और ये 2, दो ब्लॉक्स वाई एक्सिस पे हैं और 4 ब्लॉक्स आपके पास एक्स एक्सिस पे हैं। तो अब जरा इसका क्वेश्चन तो देखें, असल में क्वेश्चन पढ़ें क्या कहते हैं। द कॉइल नाउ स्पीड्स अप एंड रोटेट्स ट्वाइस एज फास्ट। तो सीआरओ के साथ आपने एक कॉइल, रोटेटिंग कॉइल है मैग्नेटिक फील्ड में, उसका एक ये डिस्प्ले दिया है आपने। अब आपने कॉइल की स्पीड को डबल किया और इसकी स्पीड को ट्वाइस कर दिया। जब आपने इसकी स्पीड ट्वाइस कर दी है तो बेटा जो आपके पास नंबर ऑफ वेव्स हैं ये भी ट्वाइस हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखो आप, एक और ये दो वेव्स हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर ये 2 वेव्स हैं, अगर आप इसको ट्वाइस करोगे तो कितनी वेव्स बन जाएंगी, 4 वेव्स बनेंगी। और उसके बाद ये कितने ब्लॉक्स में आ रहा है, ये 1 और 2, तो ये कितने ब्लॉक्स में आएगा, ये वाई एक्सिस पे ये कितने ब्लॉक्स पे आएगा, ये 4 ब्लॉक्स पे आएगा। अब जरा देखते हैं बेटा, 4 वेव्स यहाँ पर, तो एक वेव है यहाँ, एक वेव है यहाँ पर, 1 2 3 4, ये आंसर हो सकता है, 1 2 3 और ये 4, ये भी आंसर हो सकता है। अब बेटा यहाँ पर एम्पलीट्यूड देखें तो ये 2 पे है, एम्पलीट्यूड को 4 हो जाना है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी बनेगा। तो बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, a teacher uses the circuit shown, ये इसने एक लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है। इसका मतलब ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन एक रेजिस्टर की तरह बिहेव करेगी और ये दूसरा इसका वापसी का, इसकी भी रेजिस्टेंस होगी, दोनों वायर्स की रेजिस्टेंस ये आर और ये आर। The identical lamps X and Y are connected to a low voltage AC power supply by high resistance transmission wires. Both lamps are switched on. दोनों को switch on कर दिया गया। What happens to the voltage and the power supplied to the lamp Y? तो वोल्टेज और जो पावर सप्लाई हो रही है लैंप Y को, उस पर क्या इफेक्ट होगा। एक मिनट बेटा मैं पानी पी लूं। जी बेटा, तो the teacher uses the circuit shown,
ये इसकी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, इसको मैंने रेजिस्टेंस आर से डिनोट कर दिया है। ये इसके बाद हमारे पास ये लैंप एक्स है, ये वाई है, फिर ये दूसरी ट्रांसमिशन लाइन है। दोनों स्विचेस को उसने ऑन कर दिया है। लैंप एक्स इज स्विच्ड ऑफ, सॉरी ये बात मैं मिस कर गया था, लैंप एक्स इज स्विच्ड ऑफ एंड लैंप वाई स्टेज स्विच्ड ऑन। तो ये बात मिस हो गई थी, एक्स को उसने स्विच ऑफ कर दिया है, वाई जो है दैट स्टेज स्विच्ड ऑन। व्हाट हैपेंस टू द वोल्टेज एंड पावर सप्लाइड टू लैंप वाई। अच्छा बेटा, जब ये लैंप एक्स इसके साथ कनेक्टेड है, देखिए अभी मैंने इसी चीज को डिस्कस किया था कि ये जब लैंप एक्स कनेक्टेड है, अगर इसकी रेजिस्टेंस आर है, इसकी रेजिस्टेंस आर है, तो ओवरऑल दोनों के मिलाकर रेजिस्टेंस क्या बन रही होगी, R/2। अब जैसे ही आपने लैंप एक्स को क्या किया बेटा, लैंप एक्स को सर्किट से निकाल दिया। जैसे ही सर्किट से निकाला तो अब सर्किट के अंदर सिर्फ एक लैंप है और उसकी रेजिस्टेंस आर है। तो रेजिस्टेंस R/2 से आर हो गई, यानी रेजिस्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई। अब रेजिस्टेंस बढ़ गई तो अब इससे क्या इफेक्ट होगा, अब ये देखते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बढ़ गई है। व्हाट हैपेंस टू द वोल्टेज एंड पावर सप्लाइड टू लैंप वाई। अब बेटा रेजिस्टेंस बढ़ गई है, तो अब इसको देखते हैं रेजिस्टेंस बढ़ने का क्या इम्पैक्ट जनरेट होगा। तो ये हमारे पास एक रेजिस्टर है, यानी इसको सर्किट को अगर मैं आपके लिए ड्रॉ करूँ, ये एक रेजिस्टर आ गया, ये लैंप आ गया, ये दूसरा रेजिस्टर आ गया, ये इस तरह का सर्किट बन रहा है। इसकी वोल्टेज V1 है, इसकी वोल्टेज V2 है, इसकी वोल्टेज V3 है। पहले यहाँ पर एक लैंप और कनेक्टेड था, तो इस पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस थी लैंप्स की R/2। नाउ दैट रेजिस्टेंस इज चेंज टू R। जब हमें पता है कि सीरीज में V इज प्रोपोर्शनल विद R, सीरीज में कनेक्टेड है ना बेटा, तो ये Y इसके साथ और इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है। तो जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो वोल्टेज को भी बढ़ना चाहिए, तो Y की वोल्टेज बढ़ेगी। तो ये डिक्रीज वाले ऑप्शन तो दोनों गलत हो गए, इंक्रीज वाले वोल्टेज के ऑप्शन आ गए। द पावर सप्लाइड टू लैंप वाई, सिर्फ लैंप वाई की बात कर रहा है, पूरे सर्किट की बात नहीं कर रहा। P इज इक्वल्स टू VI। तो बेटा जब इसकी वोल्टेज बढ़ेगी तो पावर सप्लाइड टू लैंप दैट आल्सो इंक्रीजेस। तो ये आंसर बन गया ऑप्शन सी, इंक्रीज। तो ये ऑप्शंस तो वैसे ही खत्म हो गए थे, स्टेज द सेम पॉसिबल ही नहीं था बेटा। वोल्टेज बढ़ रहा है तो पावर को बढ़ना चाहिए, P इज इक्वल्स टू VI। तो ये हमारे पास आ गया वोल्टेज का इंक्रीज, तो पावर हमारे पास क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपके पास एक डायोड कनेक्टेड है। तो ये डायोड कनेक्टेड है, तो एक मिनट बेटा, कॉल आ रही है। जी बेटा, तो अब इसमें क्वेश्चन ये है, अच्छा ये डायोड का सर्किट है, थोड़ा सा डायोड को रिकॉल कर ले। तो अगर ये सिंबल डायोड का है और ये डायोड अगर बैटरी से कनेक्टेड है इस तरह से, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इस पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है और ये फ्लो इस तरह से कर रहा है। तो मैंने आपको सिखाया था कि करंट का एरो और डायोड का एरो अगर सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब करंट जो है डायोड में से करंट पास करेगा, डायोड करंट को कंडक्ट करेगा। डायोड को हम कहते हैं ये फॉरवर्ड बायस में है, ये करंट को कंडक्ट करेगा। और फिर इसी तरह से ये मैंने यहाँ पे कंसीडर किया था एक सर्किट, इसको उलट कर देते हैं, दिस इज नोन एज रिवर्स बायस।
ये करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो ये बेटा एरो है डायोड का और ये करंट का, दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं, तो करंट जो है वो पास नहीं करेगा, और इसको हमने नाम दिया था रिवर्स बायस का। डायोड के लिए ये थोड़ा सा रिवीजन जरूरी था। तो ये डायोड कब करंट पास करता है, इसका मैंने ट्रिक क्या सिखाया था, जब करंट का एरो और डायोड का एरो सेम डायरेक्शन में है, और अगर ये एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो इसका मतलब करंट पास नहीं करेगा। ये आसान तरीका था इसके सर्किट के लिए याद रखने का। अब जरा देखते हैं कि ये यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जी, a car battery supplies a current in one direction, a current in the opposite direction recharges the battery, which circuit recharges the battery using an alternating current supply. तो किस ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई जो है वो आपके पास, किस जो सर्किट है इसमें आपके पास ये इसको चार्ज करेगा, ये आपने इसमें देखना है। तो अगर आप यहाँ से देखें इसको, तो सिर्फ और सिर्फ इसी ने फ्लो, ठीक है। मैं इस बैटरी से स्टार्ट कर रहा हूँ, इस बैटरी के करंट को हम यहाँ पे एग्जामिन करते हैं। यहाँ से ये करंट फ्लो कर रहा है और ये करंट यहाँ पे आया, तो बैटरी का करंट तो अब इसमें फ्लो नहीं कर, हाँ एसी सप्लाई का करंट इसमें से फ्लो कर सकता है, क्योंकि आपको पता है एसी सप्लाई का करंट कभी पॉजिटिव होगा फिर नेगेटिव होगा, तो ये करंट तो फ्लो कर जाएगा। अच्छा, अब जरा यहाँ से देखें, तो इसने ये कहा है कि विच सर्किट रिचार्जेस द बैटरी, ठीक है, रिचार्जेस यानी बैटरी को करंट देना है, बैटरी से करंट लेना नहीं है बेटा। तो यहाँ से करंट बैटरी के अंदर जा सकता है, यहाँ से बैटरी का करंट फ्लो नहीं कर सकता। इस सर्किट में ये बैटरी का करंट आ रहा है और ये डायोड का एरो, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ तो बैटरी का करंट फ्लो करेगा, ये रिचार्ज नहीं होगा, ये बैटरी डिस्चार्ज होगी। अब यहाँ पर देखें तो ये आपके पास जो बैटरी का करंट इसमें से पास कर सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखें तो ये आपके पास करंट पास नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जो आपके पास करंट जो है वो यहाँ से, क्योंकि डायोड की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, तो एसी सप्लाई का करंट भी डायोड में से पास कर रहा होगा, बैटरी की तरफ नहीं जाएगा, तो ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बनेगा ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन ए नॉट डी, ठीक है। तो अब बेटा लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, a proton has charge q and mass m, what is the charge and what is the mass of an alpha particle? Alpha particle is an helium nucleus, ठीक है, हीलियम न्यूक्लियस है। तो इस पे जो चार्ज है वो 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है। तो जो प्रोटॉन है चार्ज क्यू, तो जो चार्ज ऑन अल्फा है दैट इज 2q, और जो मास ऑफ अल्फा होगा, ये देखो यहाँ पे 4 है, तो ये 4m होगा, तो मास 4m, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मास से ही पता लगता है। तो ये बेटा हमने ये पेपर सॉल्व कर लिया। अब दूसरा पेपर जो है अब कल सॉल्व करेंगे। अब इसमें फर्दर जो आप लोगों की क्वेरीज हो तो वो मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो बेटा फर्दर कल इंशाल्लाह 3 बजे दोबारा क्लास लूंगा मैं इंशाल्लाह, तो उसमें हम देखेंगे फर्दर कोई और पेपर होगा जो आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे भेजे हुए, उन क्वेश्चंस को भी मैं वहाँ पे एड्रेस करूँगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी बेटा। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।